तारों की जीवन प्रक्रिया। अभी हम रात को तारे देखते हैं, लेकिन उन तारों की संख्या कितनी है? हम कौन से सौर मंडल में रहते हैं? हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, तारों की जीवन प्रक्रिया 19 लेसन 19वां चैप्टर ये साइंस में है। तो अभी आपको सबसे पहला मैं प्रश्न विचारना चाहता हूँ कि आप कौन से गैलेक्सी में रहते हैं? कोई हिंदी में नाम बता सकता है मिल्की वे का? उसका हिंदी में का नाम है मंदाकिनी। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, मंदाकिनी गैलेक्सी में, हम अभी अर्थ पे रहते हैं, तो हम रात को जो तारे देखते हैं। कभी मन में प्रश्न नहीं आता ये तारे कैसे जन्म लेते होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? तो अभी तारों जो है हमें अपनी आंखों से दिखते सिर्फ 4000 तारे। वैसे बहुत सारे तारे हैं, हमें जो 4000 तारे दिखते हैं उनकी रोशनी हम तक पहुंचती है, इसलिए हमको सूरज बड़ा दिखता है। क्यों? क्योंकि सूरज हमारे पास है। सूरज से भी बड़े बड़े तारे हैं, क्योंकि वो हमारे पूरे, इसलिए उसकी रोशनी हमारे पास आती नहीं। सूरज की रोशनी हमारे पास 8 मिनट 20 सेकंड में से आती है, इसलिए वो हमें ज्यादा बड़ा दिखता है। अगर हम यहाँ पे बल्ब लगाते हैं, एडिसन वाला बल्ब, हम वो बल्ब यहाँ पे लगाते हैं तो हमें वो जो बल्ब है वो बड़ा दिखता है। वही बल्ब अगर हम बाईपास के ब्रिज के पास लगाएंगे तो वो बल्ब हमें छोटा दिखेगा। तो हमारी जो सोलर सिस्टम है इसमें का सबसे बड़ा तारा माना जाने वाला तारा है सन। तो सन की जो एज है, लाखों सालों पहले सन जो है एक मतलब क्लाउड होते हैं, स्पेस में क्लाउड होते हैं। क्लाउड सिर्फ अर्थ में नहीं होते, स्पेस में भी क्लाउड होते हैं। उन क्लाउड जो है डस्ट से बने होते हैं। उस समय जो है इन क्लाउड में एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, मतलब विस्फोट होने के कारण 2 टुकड़े हुए थे। एक टुकड़े का बना सूर्य, बाकी टुकड़े के बने बाकी के ग्रह। तो इन टुकड़ों में से जो है अर्थ जो है ये घूमते घूमते ठंडा हो गया, इसलिए उस पर जो है। तो अभी आपने टेलीस्कोप देखा होगा, देखा है? टेलीस्कोप जो है एक चश्मे के व्यापारी ने तैयार किया था सबसे पहले। ऐसे 2 ग्लासेस लिए आगे पीछे रख के टेलीस्कोप का जैसे इन्वेंशन किया, लेकिन उसी बाद में जो है गैलीलियो ने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया। उस टेलीस्कोप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, एक बड़ा पाइप, उसके पीछे एक छोटा पाइप, यहाँ पे एक ग्लास और यहाँ पे एक ग्लास। इसी टेलीस्कोप से जो है आइंस्टाइन ने जुपिटर के सन निकाले, और सबसे छोटा जो सन है वो जुपिटर का है। आपको पता है 1 किलोमीटर सरफेस ही है उसका, सिर्फ 1 किलोमीटर सरफेस में जो सन है वो सिर्फ जुपिटर का है। तो तारों का जन्म कैसे होता है? जो क्लाउड की बात मैंने बताई, उन क्लाउड के बीच में एक छोटा विस्फोट होता है, उसमें से तारों का जन्म होता है। तो तारों का जन्म कोई डायरेक्टली नहीं होता, इसके लिए भी बहुत से प्रोसीजर होती है। इस प्रोसीजर में जब तारों का जन्म होता है तो तारा एक ऐसा तारे के जैसा नहीं रहता। तारे का भी बाद में जैसे जैसे उसकी उम्र होती जाती है उसमें जो है क्या बोल सकते हो, उसमें बदलाव आते रहते हैं। जैसे सबसे पहले जो है तारे का विस्फोट होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, परमाणु का विस्फोट। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने के कारण जो है जो तारा जब फटता है, जब उसका एक्सप्लोजन होता है तो ऐसा तारा है तो उसका एक्सप्लोजन बढ़ता नहीं है, बीच में उसको ग्रेविटी लगती है, उसका एक्सप्लोजन इस सर्कल के बाहर नहीं जाने चाहिए, इसलिए ग्रेविटी उसको दबा के रखती है। और हॉट गैसेज जो रहते जिसके कारण रोशनी बनती है, वो रोशनी सिर्फ वो रोशनी इस तरह बाहर निकलती है, और इसलिए हमें तारों को सिर्फ रोशनी देखते हैं। अगर हम पूछे समझिए एक तारा हमसे कितना दूर है, उसकी रोशनी आने में हम तक उसकी रोशनी आने में कितना टाइम लगता है? तो तारा बहुत दूर होता है। सन हमारे ज्यादा पास है और बड़ा है, इसलिए उसकी रोशनी जल्दी आती है। लेकिन तारे की रोशनी, एक तारे की रोशनी आने के लिए हमारे पास लगते हैं कम से कम 1.5 से 2 साल। अगर वो तारा समझिए कहीं सोलर सिस्टम में गायब हो जाता है तो
हमें 1.5 से 2 साल बाद पता चलेगा कि ये तारा सोलर सिस्टम से गायब हो गया। आपने हबल टेलीस्कोप के बारे में सुना है? हबल टेलीस्कोप, नासा ने एक टेलीस्कोप भेजा था, उसका नाम है हबल। वो अभी स्पेस पे, जैसे अब हबल टेलीस्कोप है, उसके बाद में लैंड पे काम करने वाला एक है आर्यभट्ट टेलीस्कोप, जो इंडिया का है। उसका सरफेस बहुत बड़ा है, जितनी हमारी स्कूल है ना उतनी जगह पे वो एक टेलीस्कोप है, आर्यभट्ट टेलीस्कोप। तो हबल टेलीस्कोप ने अभी 2018 में कुछ पिक्चर्स भेजी थी, देखिए आपने? द मिस्टीरियस माउंटेन, द गॉड्स हैंड, बटरफ्लाई नेबुला, कोई पिक्चर नहीं दिखे। तो ये जो हबल टेलीस्कोप है, उसने ये 3 पिक्चर भेजी है। वो सबसे मिस्टीरियस पिक्चर है, द मिस्टीरियस माउंटेन, रहस्यमय इनमें सोता हुआ व्यक्ति, गॉड्स हैंड, पूरा हाथ जैसी एक आकृति, वो भी क्लाउड से ही बनी है, और एक बटरफ्लाई नेबुला। बटरफ्लाई नेबुला दिखते बटरफ्लाई जैसा दिखने वाला एक आकृति है, उसमें तारों का जन्म होता है। तो कभी आपने सोचा होगा कि तारों का जब एक्सप्लोजन होता है तो उसके बाद में उसका क्या होता होगा? तो तारों के एक्सप्लोजन के बाद जो है तारा जो है वो फटता है, सबसे उसका एक्सप्लोजन होता है। सबसे पहले तो क्लाउड में सबसे पहला एक्सप्लोजन होता है। बाद में उस एक्सप्लोजन से एक हाई मास स्टार, लो मास स्टार, ऐसे 2 तारे बनते हैं। तो फिर जो ये 2 तारे बनते, ये 2 तारे बनने के बाद उसमें भी एक्सप्लोजन होता है। इसका बनता है रेड जायंट स्टार और इसका बनता है सुपर जायंट स्टार। अब इसमें भी रुकते नहीं है, कुछ सालों बाद भी इसमें भी फिर से एक्सप्लोजन होते हैं। रेड जायंट स्टार का एक्सप्लोजन होने के बाद जो उसकी स्थिति इस आकृति की तरह होती है। उस एक्सप्लोजन के बाद जो इसका बनता है डार्क स्टार, मतलब उसकी रोशनी इतनी नहीं रहती, वो इम्प्रॉपर स्टार रहता है, उसका डार्क स्टार बनता है। और जो हमारा सुपर जायंट स्टार रहता है ना, उसके एक्सप्लोजन के बाद उसका बनता है ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में सुना है? उसका बनता है ब्लैक होल। तो आपने सोचा होगा, कई को लगता होगा कि जो स्टार है वही एस्टेरॉइड है जो पृथ्वी में आते हैं। पृथ्वी में कभी-कभी बहुत से एस्टेरॉइड आते हैं। डायनासोर जब होते थे तब लोनार में एक एस्टेरॉइड गिरा था, तो उसका परिणाम खारे पानी का सरोवर है। तो ये एस्टेरॉइड जो होते हैं ना, जो हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो एस्टेरॉइड जो होते हैं वो एक ऐसा सरफेस होता है, मतलब पत्थर जैसा, और स्टार जो रहते हैं वो गैस के रहते हैं। सन जो है वो गैस का है, स्टार गैस के, और जो एस्टेरॉइड रहता है ना वो पत्थर का भाग रहता है, उसके बीच में सॉइल देते हैं। मतलब वो सॉइल अपनी ब्लैक सॉइल है जिस पे हम खेती करते हैं, वो सॉइल अलग सॉइल रहती है, वो जब पृथ्वी पे हमारे पृथ्वी का जो सरफेस है उस पे आता है तो उसका एक्सप्लोजन होता है, वहीं पे फटता है वो। अभी रशिया में 2019 में एस्टेरॉइड गिरा था, तो वो पृथ्वी के 20 किलोमीटर ऊपर के सरफेस पे फटा था, तो उसके कारण कोई उसकी दुर्घटना बड़ी नहीं हुई उसकी। लेकिन अगर वही एस्टेरॉइड 5 किलोमीटर ऊपर के सरफेस पे फटता है तो बुल्डाना में फटेगा, तो यहाँ तक शेगांव तक उसकी तबाही आती है। अभी आपने कभी कोई स्टार देखा है? मतलब ऐसे आंखों से रात को देखते वो वाले, वो स्टार जो होते हैं ना, उनकी जो लाइफ साइकिल है वो एक मीडियम टेम्परेचर पे दिखते हैं। जितना टेम्परेचर उसको मिलता है उस तरह उसकी लाइफ साइकिल आगे रहती है।
जैसे इसको लो मास मिला तो उसका डार्क प्लेनेट बना, और इसको हाई मास मिला तो इसका ब्लैक होल बना। कभी सोचा है कि सन के ऑर्बिट में अगर ब्लैक होल आ जाए तो क्या होगा? सन के ऑर्बिट में कभी ब्लैक होल आ जाए तो क्या होगा? कभी अर्थ की ऑर्बिट में ब्लैक होल आ जाए तो क्या होगा? कभी मैंने भी नहीं सोचा क्या होगा, लेकिन बहुत मतलब सोचने में मजबूर करने वाली चीज है। तो आपने कभी रॉकेट को लॉन्च होते हुए देखा है? वो ऐसे जाते ऊपर पीछे छोड़ते छोड़ते देखा है? तो आपने कभी उनका नाम सुना है कि उन रॉकेट का नाम क्या होगा? DSLV, दूसरा PSLV। तो पहले के हमारे पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में समझ लीजिए रॉकेट जो होते थे, हमें सैटेलाइट छोड़ना है तो एक रॉकेट जाता था ऊपर कचरा करता था, वो वापस नहीं आता था, सैटेलाइट छोड़ देता था। वो अभी पृथ्वी के लिए इतने हानिकारक बन गए। देखिए अब ये हमारी अर्थ है, तो इसके आजू बाजू में पूरा ये रॉकेट का कचरा है। तो इसलिए एक नया सिस्टम आया है, स्पेस शटल। सोचें, स्पेस शटल एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा रॉकेट है, यहाँ पे सैटेलाइट रहेगा, इसके अंदर इतने फ्यूल टैंक रहेंगे, 5 से 10 फ्यूल टैंक रहते हैं उसके अंदर। जब आपका सैटेलाइट का वो कंप्यूटर प्रोग्राम देता है, इतने दिनों के बाद ये वहाँ पे जाएगा, सैटेलाइट लॉन्च करेगा, देन शटल वापस आएगा। लेकिन ये भी कुछ इतना समझे रहेंगे कि इतना कोई प्रदूषण ही नहीं करेगा ऊपर। ये भी प्रदूषण करता है, ये जो है अपने अंदर के फ्यूल टैंक नीचे ऊपर छोड़ के आता है।